जी, हमने केमिकल बॉन्ड के मतलब डिटेल से डिस्कस की है। अब हमारे पास 3-4 टाइप हैं केमिकल बॉन्ड की, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड, ये दोनों टॉपिक मैं पैरेलल ही कवर करूंगा। आयोनिक कंपाउंड वैसे इस चैप्टर का लास्ट वाले टॉपिक्स में एक है। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड की तरफ आते हैं। बॉन्ड आपके ज़हन में होना चाहिए कि दो या दो से ज़्यादा एटम के दरमियान कशिश की फोर्स को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब केमिकल के बॉन्ड की पहली किस्म है आयोनिक बॉन्ड। अपने नाम से ही जाहिर है कि ऐसा बॉन्ड जो आयंस के दरमियान में हो, आयोनिक आयन से निकला है। अब आयोनिक बॉन्ड किन किन के दरमियान में बनता है, वो जी आपने याद रखना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान में बनता है। क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दो एटम चाहिए, तो क्या होगा, एक एटम आएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से और एक एटम आएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जो पहले तीन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीन ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालने को तरजीह देते हैं अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं पांचवें, छठे और सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स को। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने को तरजीह देते हैं ताकि अपना वैलेंस शेल मुकम्मल कर लें। सो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा? एक एलिमेंट आता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव के किसी भी ग्रुप से और एक एलिमेंट आता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से। ठीक है जी। अब हम जी कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से, वो ले लेते हैं हम सोडियम। इसी तरह हम एक एलिमेंट ले लेते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से, हम सातवें ग्रुप से ले लेते हैं क्लोरीन। जी, हमने एक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स ले लिया, उनके एटॉमिक नंबर लिख दिए और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने लिख दी। देखिए, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। डेफिनेटली इसने पहला इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुना होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये सोडियम अपना वैलेंस शेल कैसे कंप्लीट करेगा। डेफिनेटली क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो क्लोरीन क्या करेगा? जो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, वही क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा। उसका क्या फायदा होगा? सोडियम जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक निकालेगा, उसका ये वाला शेल वैसे ही खत्म हो जाएगा, और जब क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा, देखें, ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये शेल खत्म करके इसका पीछे वाला ऑलरेडी फिल होगा, और वही इलेक्ट्रॉन ये सोडियम, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा। सो क्या होगा, दोनों एटम स्टेबल हो जाएंगे। सो क्या हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अपना वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक समा के वो स्टेबल हो गया। सो इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वजूद में आएगी। उस कशिश की फोर्स को ही आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको लिखता हूं, ये खत्म हो जाएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 8, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखें, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया। अब वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या किया? एक्सेप्ट किया, उस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और डेफिनेटली आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कशिश की फोर्स बहुत ज्यादा होती है। हमेशा अपोजिट चार्जेस की चीजें बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब ये देखें क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। NaCl हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा। सो अब Na और Cl के दरमियान जो कशिश की फोर्स आई है, उस कशिश की फोर्स को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। चूंकि ये आयंस की वजह से बना था, इस वजह से इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी। देखें, केमिकल बॉन्ड की जिसको समझ आ गई ना, आगे उसकी 3-4 जो टाइप्स है ना बॉन्ड की, तो उसको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे। ये जो बात मैंने की, ये ऑलरेडी हम पहले टॉपिक में चीजें कवर कर चुके हैं। यहां पे तो हम बस थोड़ी सी जो चीजें ऐड की हैं, एक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव्स ले लिया, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव्स ले लिया, इलेक्ट्रॉन लूज करवाए, इलेक्ट्रॉन गेन करवाए, और केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है जी। एक बात मैंने
ऑलरेडी आपको बता दी थी कि किसी भी बॉन्ड में हमेशा किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल ही हिस्सा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वैलेंस शेल के अलावा कोई भी एलिमेंट्स के इंटरनली शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन हिस्सा लें, सिर्फ और सिर्फ उसके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ही उसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है जी। सो ये मेरे पास आयोनिक बॉन्ड था जी। आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा। अब इसके पैरेलल हमारे पास टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि ये दोनों टॉपिक सेम सेम थे, इस वजह से मैंने इनको कंबाइन कर दिया। अब आयोनिक कंपाउंड से क्या मुराद है? अपने नाम से ही ज़ाहिर है, ऐसे कंपाउंड जिनमें बॉन्ड आयोनिक हो उनको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। या इसकी और हम डेफिनेशन कर सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर? अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है कि आयोनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनते, क्योंकि हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा कि आयोनिक कंपाउंड मिलकर बनते हैं आयोनिक बॉन्ड से। और आयोनिक बॉन्ड किनसे मिलकर बनता है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के आयन से। अगर आपको याद हो, वहां पे हमने पढ़ा था Na+ और Cl नेगेटिव, वो चार्ज पार्टिकल है जिनको हमने आयन बोला था। सो आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल की बजाय आयन से मिलकर बनेंगे। क्लियर? ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी मेरे पास प्रॉपर्टी है कि 3 डायमेंशनल होते हैं, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अब 3 डायमेंशनल क्रिस्टल फॉर्म में इसका क्या मतलब है? आपके पास एक चीनी का दाना है, वो 3 डायमेंशनल या क्रिस्टल फॉर्म में होता है। या आपके पास जो NaCl या टेबल साल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं डेले की फॉर्म में, तो उसको अगर आप तोड़ें तो उसका छोटा सा पीस होगा, वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब क्रिस्टल फॉर्म होती क्या है? कोई भी मेरे पास एक सैंपल है, मसलन नमक की बात करें, छोटा सा मेरे पास जरा है, छोटा सा मैंने काटा है डेले से, उसमें लाखों की तादाद में एटम मौजूद हो सकते हैं NaCl के, लाखों की तादाद में। अब वो एटम जो होते हैं ना, वो इस तरह अरेंज हुए होते हैं, मसलन मैं कहता हूँ 1 लाख एटम इस तरह अरेंज हुए होते हैं NaCl के, कि हर Na और Cl के दरमियानी फासला हमेशा फिक्स रहता है। यानी 1 लाख एटम अरेंज हुए हैं, लेकिन हर 2 एटम का दरमियानी फासला हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। सो इसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दूसरी बात है, वो अरेंज जो एटम उसमें किस तरह होते हैं, वो 3 डायमेंशन होते हैं, 3 सिमतों में। 3 समतें क्या है? देखें, हमारे पास ये रूम है ना, ये 3 डायमेंशनल है। मसलन कैसे? आप कोई कॉर्नर लें, कॉर्नर में देखें, कॉर्नर के बिल्कुल साथ, ये दीवार के साथ, ये उसकी लेंथ आ जाएगी, ये उसकी विड्थ आ जाएगी, और ये उसकी हाइट आ जाएगी। ये क्या बन जाएगा? 3 एक्सिस, यानी कि 3 डायमेंशनल। क्लियर? मसलन ये आपको नजर आ रहा होगा अलॉन्ग एक्स, समझ लें कि आपके दीवार के लॉन्ग है, ये उसकी विड्थ के क्रॉस है, और ये उसकी हाइट यानी कि दीवार ये इसकी क्रॉस है। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, 3 सिमतों वाली। अच्छा, अगर हम सिर्फ दीवार की बात करें, जो मेरे सामने दीवार है, ये 2 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसका एक ये लाइन है और एक इसकी ये लाइन है, ये 2 डायमेंशनल। अगर सिर्फ फर्श की बात करें, फ्लोर की, तो ये भी 2 डायमेंशनल होगा, यानी कि एक ये और एक ये 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन क्या होगा? इसकी ऊपर वाला भी एक्सिस आ जाएगा। क्लियर की बात जी? सो 3 सिमतों में जो अरेंज्ड पार्टिकल्स हों उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। सो हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है? वैसे क्रिस्टल की काफी लंबी जो डिटेल है, लेकिन मैंने इस सेशन में चूंकि हमें सिंपली ही चाहिए, इस वजह से मैंने आपको आसान अल्फाज में बताइए। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास है नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट असल फॉर्म में, यानी कि जब अपने सॉलिड फॉर्म में हो आयोनिक कंपाउंड, उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बराबर, बल्कि बिल्कुल भी उसमें नहीं गुजरती। लेकिन कब? जब वो सॉलिड फॉर्म में हो। यानी आपके पास अगर नमक का एक ढेला है, तो उसमें आप हरारत गुजारें या उसमें से करंट पास करवाएं, तो डेफिनेटली उसमें करंट पास नहीं होगी। लेकिन कब? जब वो अपनी वो ठोस फॉर्म में होगा। लेकिन उसी नमक के ढेले को आप पिघला लें, तो डेफिनेटली तब उसमें से करंट गुजारें, या उसको पानी में हल कर लें, तो फिर उसमें करंट गुजर जाएगी। सो हम कहेंगे कि असल फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी ना होने के बराबर होती है और हीट कंडक्टिविटी ना होने के बराबर होती है। लेकिन जब उनको हम पिघला लेते हैं या उनको
पानी में हल कर लें तब उनमें हीट और करंट पास कर सकती है। नेक्स्ट है मेरे पास वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेटली अगर आपके पास नमक है तो अगर उसको मैं कहूँ उसको पिघलाएं तो डेफिनेटली उसको पिघलाना हमारे किचन में उसको पिघलाना इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट से मुराद क्या है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ पिघलती है। तो अगर बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ 0 डिग्री पर पिघलती है, और अगर पानी की बात करें वो किस पॉइंट पर किस टेम्परेचर पर उबलता है तो 100 डिग्री है। तो गर्मियों में जब जून जुलाई में गर्मी अरूज भी होती है तो तब 45 47 या 50 तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है। तो गर्मी की क्या सूरत हाल होती है? तो अगर आप खुद अंदाजा करें 50 से बढ़ के टेम्परेचर 100 तक हो जाए तो तब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाए। लेकिन हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl यानी कि टेबल साल्ट हमारे पास जो घरों में नमक होता है उसको अगर पिघलाने शुरू करें तो वो तकरीबन 800 डिग्री, हाँ जी 800 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर वो पिघलेगा। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री है। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा है। अब उसी नमक को पिघलाने के बजाय अब हमने उसको उबालना है। तो उबालने के लिए जाहिर बात है हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो वो आमतौर पर हमें 1413 डिग्री, तो डेफिनेटली तब तो हर चीज़ वैसे ही पिघल जाए। सो ये आम घरों में हम तो इसको नहीं पिघला सकते, लेकिन लेबॉर्ट्रीज में या भट्टियों वगैरह में इसको हम पिघला सकते हैं। सो हम कहेंगे कि आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट पे हमारे पास ये डिजॉल्व इन पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड हमने चैप्टर नंबर 4 के में हमने पढ़ लिया कि पोलर कंपाउंड क्या होते हैं। आमतौर पर इसकी सिंपल एग्जांपल है पानी। पानी एक हाईली पोलर कंपाउंड है। सो आमतौर पर जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर कंपाउंड यानी कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है जी। सो ये मेरे पास आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज थी 4-5। तो आप इसको इस तरह पॉइंट्स बना के ही याद करें क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफी दफा आ गई हैं। ठीक है जी।